सबसे पहले आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सबको पता है कि फिजिक्स वाला और अलग पांडे सर के बारे में, और अभी आपने कुछ दिन पहले वेब सीरीज भी देखी होगी जिसने आपको आई एम श्योर कि काफ़ी इंस्पायर भी किया होगा फिजिक्स वाला के बारे में। फिजिक्स वाला अब इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां पर आप जी, नीट, कॉमर्स, एनडीए और ऐसे ही कई सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिक्स वाला अब लाखों स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस बन गया है। ऐसे ही अब फिजिक्स वाला लेकर आया है CSIR नेट के स्टूडेंट्स के लिए नया कोर्स IIT जैम एंड CSIR नेट, क्योंकि फिजिक्स वाला का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। फिजिक्स वाला इंडिया के हर सिटी, स्मॉल टाउन और विलेजेस में रहने वाले सारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मिशन से काम कर रहा है। ही एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट मिनिमम और फ्री कॉस्ट सो स्टूडेंट्स डोंट हैव टू लीव देयर स्टडीज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। चैलेंजेस जो आप फेस करते हो वो क्या क्या हैं? हाई कॉस्ट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इज नॉट अवेलेबल इन एवरी सिटी, इवन प्रॉपर कंटेंट एंड गाइडेंस भी नहीं अवेलेबल है। और इसी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आया है फिजिक्स वाला का CSIR नेट कोर्स, जहां पर हर स्ट्रीम के लिए लगभग कोर्सेज हैं। शोध बैच फॉर केमिकल साइंसेस, शोध बैच फॉर लाइफ साइंसेस, शोध बैच फॉर मैथमेटिकल साइंसेस एंड शोध बैच फॉर फिजिकल साइंसेस। और सारे के सारे जो कोर्स हैं ये आपको 2,999 रुपए में मिलेंगे। इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस है 3,999 रुपए, पर कुछ समय के लिए और फर्स्ट 250 स्टूडेंट के लिए ये कोर्स आपको मिल रहा है केवल 2,999 रुपए में, मतलब 1,000 का सीधा ऑफ। इन सभी कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 13 फरवरी से, तो जल्दी से आपको ये कोर्स लेना है। मुझे लगता है कि अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है और परफेक्ट प्राइस भी। और अगर आप अभी कोर्स को परचेज करते हैं या यूज करते हैं मेरा कोड विनय300 तो आपको एक्स्ट्रा 300 रुपए ऑफ और मिलते हैं। फिजिक्स वाला का ये कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के टाइम मेरा कूपन कोड विनय300 यूज करो और आपको जो एडिशनल 300 रुपए का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द APG क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट मींस एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप पास्ट में पता हो, मैंने आपको लिनियस के बारे में बताया, मैंने आपको बेंथम एंड हुकर के बारे में बताया, उसके बाद इंगरल एंड प्रेंटल आते हैं, कॉन्क्रिस्ट आते हैं, तख्ताजान आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बीच में मिस करके, मतलब क्योंकि मैं प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे मेन 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को मैंने आपको बताया कि कैसे क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया था उनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वही मैंने बेंथम एंड हुकर का एग्जांपल देके आपको बताया कि कैसे जो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो वैसे ही आज के वीडियो में मैं आपको APG क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल मतलब पढ़ते हैं, उनके सिलेबस में ये चीज़ इंक्लूड करा जाता है और बहुत कन्फ्यूज है क्योंकि अभी ये रिसेंट उतने बुक्स में आए नहीं हैं, अपडेटेड नहीं है, और जहाँ भी है ये फ्रैगमेंट के रूप में है, कंपैरेटिव अकाउंट आपको वहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। सबसे पहले अगर हम पास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो टिपिकली क्या होता था, केवल या तो एक इंडिविजुअल बॉटनिस्ट द्वारा दिया जाता था। जैसे बात करूँ लिनियस, लिनियस क्या है? एक सिंगल पर्सन है, लिनियस के द्वारा वो क्लासिफिकेशन दिया गया था जो कि सेक्सुअल सिस्टम है। तो इसमें एक आदमी का दिमाग लगा है, ठीक, या तो कुछ छोटे ग्रुप, जैसे मान लीजिए बेंथम और हुकर का मैंने बताया, तो वहां पे 2 साइंटिस्ट हैं, बेंथम और हुकर, तो 2 साइंटिस्ट हैं। तो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पे 1 या 2 लोग ही पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करते थे, कंपाइल करते थे। और यहां तक कि जितने भी नाम अभी तक आपने जाने होंगे, लिनियस का, बेस्से का, इंगलर एंड प्रेंटल, अर्थर, कॉन्क्रिस्ट, तख्ताजान, डाल्टन, बेस्से, ठीक है, ये सब क्या है? एक सिंगल या तो 1 या 2 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक। और ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिए हैं, और 1 या 2 लोगों की होने की वजह से क्या होता था कि प्रीफरेंस देते थे। जैसे कि अगर हम बात करें से इंगलर क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो कॉन्टिनेंटल यूरोप है वहां पे फॉलो किया जाता था। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन मेनली ब्रिटेन में फॉलो किया जाता था। तख्ताजान का जो सिस्टम है सोवियत यूनियन और अदर कंट्रीज में फॉलो होता था। ऐसा एक कॉन्क्रेस्ट सिस्टम को हम देखते हैं कि वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट वाले इसको फॉलो करते हैं। तो जब 1 या 2 लोगों से क्लासिफिकेशन आता था तो उनका एक्सेप्टेंस भी लिमिटेड रहता था, ठीक है। अब आते हैं हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम। पहले हम बता दें क्या है आपका ये। तो अभी तक आपने जाना पास्ट के क्लासिफिकेशंस 1 या 2 लोगों के द्वारा होते थे। सेकंड, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप था उनका एक्सेप्टेंस भी लिमिटेड था, कहीं ना कहीं, कहीं यूनाइटेड स्टेट में, कहीं ब्रिटेन में, कहीं यूरोप में, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम लोग फॉलो करते थे, ठीक। और वो कौन से क्लासिफिकेशन थे? अगर हम छोड़ दें लिनियस के
क्लासिफिकेशन जो कि एक नेचुरल क्लासिफिकेशन था। तो इसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आया और कुछ ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो अभी रिसेंट में एपीजी से पहले थे वो कुछ क्या थे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाते थे। पर वहाँ पे क्या होता है, अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन क्योंकि आप इसी वीडियो में देख रहे हैं तो कैसे ये अलग है नेचुरल आर्टिफिशियल से। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है फाइलोजेनेटिक वाला, ये ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करता है। आर्टिफिशियल में क्या आपने देखा था, वहाँ पे एक या दो जो कैरेक्टर रहते थे स्टेमिना गाइनोशियम के, वो कंसीडर करा जाता था। नेचुरल में आपने देखा कि जितनी पॉसिबिलिटी होती थी मॉर्फोलॉजी में, यहाँ पे इसलिए मैंने दिया है। मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, किसी प्लांट को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे शूट सिस्टम रहता है, रूट सिस्टम रहता है। अगर रूट सिस्टम में देखें तो आप ये बोलते थे टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। शूट सिस्टम में अगर आप देखते थे तो स्टेम का फीचर आप बताते थे, ग्लैबरस है, हेयरी है, क्या है। फिर लीव्स पे आते थे हम, कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है। फिर उनका पोजीशन हम बताते थे, अल्टरनेट है या अपोजिट डिकोसेट है, अपोजिट सुपरपोज्ड है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम आते थे इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस हमारा कैसा होता था। फिर इंडिविजुअल फ्लावर के बारे में आते थे हम, कैरिक्स का फीचर देखते थे, कोरोला का फीचर देखते थे, एंडोशियम का फीचर देखते थे, गाइनोशियम का फीचर देखते थे। फिर ओव्यूज, सीड कैसे हैं, फ्रूट कैसा टाइप है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ओवरऑल मॉर्फोलॉजी वाला था, इसको हम क्या बोलते थे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब मैं आगे और आपको बताता हूं कि ये ऐसा होने लगा ना डार्विन के बाद से कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है। जब इवोल्यूशन हुआ है तो इसका मतलब है सारे जीवों का विकास जो पहले जो जीव थे उन्हीं से हुआ है। जब उन्हीं से हुआ है तो इसका मतलब है उनमें सिमिलरिटी है, ठीक, उनमें सिमिलरिटी है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डीएनए का, ठीक है। डीएनए से इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है उसका यूटिलाइजेशन होने लगा, ठीक है, बेस्ड ऑन, यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन जेनेटिक एविडेंस, ठीक है। तो जेनेटिक एविडेंस पहले नहीं था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वहाँ से वहाँ तक, और इसके आगे जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें जेनेटिक्स का एविडेंस यूज़ करा जाने लगा और धीरे धीरे ये प्रोमिनेंट हो गया। बहुत इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए जहाँ पे ये देखने को मिला कि डीएनए के जो रीजन्स है कुछ कुछ वो ऑथेंटिक रिजल्ट्स देते हैं। दैट इज़ वाई वो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा। और अभी ये मान लिया गया है लगभग, अभी क्योंकि जो पीजी पढ़ा रहा हूँ ये खुद ब खुद एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि डीएनए से आने वाले इंफॉर्मेशन को बहुत बेहतरीन इन्होंने यूटिलाइज करा है। अब मैंने बताया यहाँ पे कि आपको 1980 के बाद से जेनेटिक एविडेंसेस क्या थे वो एनालाइज होने लगे। फाइलोजेनेटिक मेथड जो है अवेलेबल हो गया हर जगह और कंफर्म हो गया, क्लेरिफाई होने लगा कि रिलेशनशिप हम प्लांट में देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी उससे क्या बनाया जा सकता है, ठीक। जेनेटिक एविडेंसेस जो था बहुत सारे ग्रुप में जो है बताने लगा कि हाँ ये ग्रुप मोनोफाइलेटिक ग्रुप है कि नहीं। मतलब जहाँ पे मोनोफाइलेटिक ग्रुप में ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जहाँ पे जो मेंबर्स रहे वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हों, और जो एक स्टेबिलिटी थी वो शैटर्ड हो गई, ठीक। जो स्टेबिलिटी बन चुका था, हाँ क्लासिफिकेशन ऐसे होगा। और सबसे बड़ा जो इनपुट आता है मैं आपको बताता हूँ, वो मॉलिक्यूलर स्टडी जो हुआ था 1993 में पब्लिश हुआ था, जहाँ पे 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स को यूज़ किया गया था और एक फोटोसिंथेसिस जीन होता है आरबीसीएल, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसने सारा गेम चेंज कर दिया क्लासिफिकेशन का। मैंने बोला ना पहले आर्टिफिशियल फिर नेचुरल, और जब 1993 में पहली बार 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स का एक जीन होता है आरबीसीएल उसका यूज़ करा गया, तो जो है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, बन के आया, उभर के आया, वो काफ़ी ऑथेंटिक माने जाना लगा। जो पहले आपके डाइकॉट, मोनोकॉट ऐसे ग्रुपिंग थी, वहाँ पे हमें और भी ग्रुप्स देखने को मिले। सारे फ्लावरिंग प्लांट को हमने देखा वहाँ पे, अभी मैं आपको शो करता हूँ कि वहाँ पे केवल डाइकॉट या मोनोकॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और भी ग्रुप्स वहाँ पे निकले, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेक्निक में करा क्या जाता है, किसी भी स्पीशीज का आप लीजिए, उसका हम डीएनए तो मान लीजिए बहुत बड़ा होता है, डीएनए के कुछ रीजन जो होते हैं, सारे के सारे नहीं। देखिए डीएनए में दो टाइप के रीजन होते हैं, एक कंजर्व्ड रीजन होते हैं जहाँ पे अगर आप हमारा या कोई आर्थ्रोपॉड वगैरह ले लो, उनके डीएनए में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते रहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेटिव साइट्स नहीं है, वो कंजर्व साइट्स हैं उनके। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे स्पीशीज को किया गया है, एक ही कलर से आपको दिख रहा है कि सारे में जी है उसी पोजीशन पे, सारे में टी बेस है उसी पोजीशन पे, सारे में ए बेस है, ऐसे करके मान लीजिए एमिनो एसिड के लिए लिखा गया है, ठीक। और कुछ कुछ उसमें इन्फॉर्मेटिव साइट्स होते हैं, जैसे आरबीसीएल जीन है। आरबीसीएल जो जीन है हमारा डीएनए मैंने बताया बहुत बड़ा है,
प्लांट का डीएनए, क्योंकि हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक जीन है आरबीसीएल। अगर आप उस जीन के हिस्से को आप उसका डीएनए निकाल के, मतलब पूरे का, फिर डीएनए का उसमें आप प्राइमर वगैरह लगा के वहाँ पे सीक्वेंसिंग करते हो, तो आपको उस रीजन का जो बेसिस का कंपोजिशन है वो पता चलता है, ATGC TTTT ऐसे करके। और ऐसे ही मान लो आप, जैसे मैं बताऊँ, ऑसिमम एक जीनस है, ऑसिमम में 5 स्पीशीज हैं, आपने 5 स्पीशीज का इसी रीजन का आपने अगर उसका सीक्वेंसिंग करा, तो आपको ये वाला जो हिस्सा है हर स्पीशीज में अलग अलग देखने को मिलेगा, और इसके बेसिस पे हम उनमें सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी देख सकते हैं। और ये भी उसमें एक चीज़ है कि जो जैसे ऑसिमम जीनस है, अगर आपने दूसरा जीनस लाया साल्विया, तो साल्विया ऑसिमम में जितने सारे स्पीशीज होंगे उनसे ज़्यादा डिसिमिलर रहेगा। तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 5000 फ्लावरिंग प्लांट्स का यूज़ करा गया। तो आरबीसीएल मतलब 5000 प्लांट्स का डीएनए निकाल के किस रीजन का, आरबीसीएल रीजन को एम्पलीफाई करा गया, उनके सीक्वेंसेस को देखा गया। और जैसे ही आपने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन में देखा था कि हाँ ये इस ऑर्डर से है, ये इस फैमिली से है, वैसे ही एक फैमिली के सारे मेंबर आरबीसीएल में जो ये इंफॉर्मेशन है एटीजीसी का, ये भी उसी के हिसाब से इन्होंने ऐसे ग्रुपिंग करा। जैसे ये वाला है, बोले कि हाँ भाई इसमें लैमिएसी के सारे मेंबर हो गए इंक्लूडेड, इसमें उसके बगल वाले मान लो वर्बिनेसी फैमिली के मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हो गए। तो जैसा आपने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखा था मॉर्फोलॉजी वाला, वही सेम सिस्टम जब हम ऐसे जीन्स का यूज करके क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो वैसा ही हमें देखने को मिला। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि एपीजी ने क्या काम करा है। ठीक है, अब जब ये 5000 वाला रिजल्ट आया तो इन्होंने कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट दिए जो ग्रुपिंग का प्लांट होता था उनमें। जैसे कि जो डाइकोटिलिडन है उसे अलग ग्रुप नहीं माना गया। मैंने आपको बताया बेंथम क्लासिफिकेशन में आपने क्या 2 मेन ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया भी है, कौन कौन से 2 मेन ग्रुप है, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। बीच में जिम्नोस्पर्म में भी आया था, वो तो मान लो उनका डिमेरिट था, हमें पता है कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म नहीं होते हैं, वो अलग ग्रुप हैं। पर अगर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो बेंथम एंड हुकर ने उसे क्या कर दिया था, डाइकॉट या मोनोकॉट में डिफरेंशिएट कर दिया था। पर मॉलिक्यूलर ने बताया कि जो डाइकॉट वाला है इनमें जो मेंबर्स हैं ये सारे एक ग्रुप के होंगे ही नहीं, डाइकॉट में बहुत सारे ग्रुप अलग अलग बनेंगे जो कि एक्चुअल में डाइकॉट नहीं है। ठीक है, तो वही हुआ कि जब ऐसा रिजल्ट, पहली बात तो जब आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है, साइंस में क्या होता है, अब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपको उस आपकी उम्मीद के जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप बोलते हो कि लग रहा है हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है कहीं पे, और हमें गलत रिजल्ट मिल रहा है। बहुत लोग अपने डेटा में चेंजेस भी लाते हैं ये करने के लिए कि हाँ जैसा अभी तक वो रिजल्ट आते रहा हो हम वैसा करेंगे। तो ऐसा ही सेम इसमें भी हुआ, जब आरबीसीएल ने ये बताया कि ऐसा हो रहा है कि डाइकॉट में केवल डाइकॉट का ग्रुप नहीं है, उसमें कई सारे हम ग्रुप बना सकते हैं, मतलब मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है एक डाइकॉट की, उनके सारे मेंबर एक्चुअली एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, उनके अलग अलग एंसेस्टर थे। तो ये जब ऐसा आरबीसीएल से क्लासिफिकेशन आया तो पहले तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार ये क्लासिफिकेशन लग रहा है ऐसा, ये वर्क नहीं करता मॉलिक्यूलर वाला। लेकिन धीरे धीरे जब डीएनए के कई सारे रीजन्स को हम लिए, जैसे एक आरबीसीएल है, ऐसा ही आईटीएस है, ये न्यूक्लियस का है, ये क्लोरोप्लास्ट का जीन है, और फिर मैट के है, ऐसे बहुत सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। और बहुत क्लोरोप्लास्ट के तो 8-10 जीन है जिसका यूज़ किया जाने लगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अलग अलग अपने प्लांट ग्रुप को पकड़ के उसमें रिसर्च करा और देखा कि भैया सही रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे। तो फिर कोलैबोरेशन हुआ साइंटिस्ट में, बहुत लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट। मैंने आपको बताया था कि पीछे वाले क्या होता था, 1 या 2 साइंटिस्ट उसमें लगते थे, लेकिन अब जो ये क्लासिफिकेशन बना इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्व होके एक क्लासिफिकेशन उन्होंने पहले तो एक ग्रुप बनाया जिसको वो क्या बोलने लगे, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप, APG बोलने लगे फॉर शॉर्ट। और पहला उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया 1998 में, और जिन्होंने काफ़ी मीडिया अटेंशन जो है वहाँ पे उन्होंने अट्रैक्ट करा था। ठीक है, और ये आज जो है एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन के लिए यूटिलाइज हो रहा है। सारे के जो आप विकिपीडिया एटसेट्रा पे, NCBI कोई भी वेबसाइट पे आज अगर रीसेंट क्लासिफिकेशन आप देखते हो, सारा क्या है APG लगभग फॉलो कर रहे हैं और हर जगह मॉलिक्यूलर चल रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है 2023 है, और 2023 में भी 2023 एक्चुअली मैंने बताया पहला वाला कब आपका पब्लिश हुआ था, 1998 में। तो 1998 APG ने, ये इसका पहला पेपर है, यहाँ पे देख लो,
ये इसका पेपर का कवर है। 1998 में एपीजी ने अपना पहला क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद 98 के बाद 2003 में फिर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम रिवाइज करा, और जो भी इंफॉर्मेशन आए उस 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर उन्होंने उसको लिया और कंपाइल करके उसी क्लासिफिकेशन को अपडेट करा, जिसे एपीजी सेकेंड बोलते हैं। और फिर जो है करीब 5-6 साल बाद एपीजी थर्ड आया, मतलब क्लासिफिकेशन वही है, इसको फिर से जो उसमें 5-6 साल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ उसको फिर से उसी क्लासिफिकेशन में डाल के फैमिलीज, ऑर्डर, इधर उधर जो जनरल प्लेस थे, अभी मैं आपको सब बताता हूँ, उन्होंने करके 2009 में किया। और फिर अभी जो रिसेंट लास्ट में आया था वो 2016 में आया था। 2016 के बाद अभी एपीजी ने क्लासिफिकेशन अपना अपडेट नहीं करा है 2023 तक, ठीक। तो वो कौन सा था? एपीजी 4। तो आप क्या बोलेंगे कि एपीजी के 4 अभी आ चुके हैं। पहला 1998 में छपा था, फिर 2003 में वो रिवाइज हुआ, 2009 में रिवाइज हुआ, और फिर 2016 में रिवाइज हुआ। मैं उनके मुख्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला, जिसे हम बोलते हैं एपीजी फर्स्ट। इसमें क्या हुआ था? पहले मैं आपको सारा ये देखो बता देता हूँ कि इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन आया, सारे साइंटिस्टों ने मिलकर दुनिया भर से जो भी उनको मिला, सारे मॉर्फोलॉजी वगैरह, ऐसा नहीं है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें केवल डीएनए का ही यूज हुआ। इसमें क्या यूज हुआ? सारे चीज यूज हुए, ठीक है। उन्होंने इग्नोर नहीं किया कि हाँ मॉलिक्यूलर का है, केवल मॉलिक्यूलर बनाएंगे। उन्होंने जो अभी तक के क्लासिफिकेशन आते थे, जो मॉर्फोलॉजी से, जेनेटिक्स से, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, पॉलन, ग्रेन, सारे इंफॉर्मेशन इसमें यूज किए हैं। और मॉलिक्यूलर वाला भी है, मेनली मॉलिक्यूलर है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है जो मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर में आता था वो, पर हाँ क्योंकि मॉर्फोलॉजी है, उससे एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता है। मॉर्फोलॉजी कई बार क्लाइमेट के हिसाब से एक ही टाइप के दिखने लगते हैं, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर क्या करता है, बताता है कि क्या कहानी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे एंजियोस्पर्म है, मेंडेलमैन क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया था। एंजियोस्पर्म को यहाँ पे क्या हुआ, जैसे डाइकॉट मोनोकॉट में बांट दिया गया था, यहाँ पे मोनोकॉट तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप बने मॉलिक्यूलर स्टडी के बाद। कि यहाँ बताया कि हाँ मोनोकॉट्स क्या हैं, वो उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर था, उसी से सारे इवॉल्व हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 ही जैसे ऑर्डर हैं ऊपर, ये 4 ऑर्डर एकदम अलग हैं, इन्हें बेसल एंजियोस्पर्म बोला जाता है। तो बेसल एंजियोस्पर्म बन गए, देखो सारे एंजियोस्पर्म में क्या बन गए, बेसल एंजियोस्पर्म बन गए, मोनोकॉट्स बन गए और यूडाइकॉट्स बन गए। यूडाइकॉट्स में भी कुछ बेसल ऑर्डर्स अलग हो गए, फिर कोर यूडाइकॉट्स। कोर यूडाइकॉट्स को इस क्लासिफिकेशन में एपीजी फर्स्ट में 2 ग्रुप में बांटा गया था, रोजिट्स और इसमें एस्ट्रिड्स, ठीक है। रोजिट्स को फर्दर यूरोजिट्स फर्स्ट में बांटा गया था, यूरोजिट्स सेकंड में बांटा गया था, एस्ट्रिड्स को भी यू एस्ट्रिड फर्स्ट और यू एस्ट्रिड सेकंड में बांटा गया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मैंने बताया, आप वहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा था, पहले ऐसा क्लासिफिकेशन होता था 1-2 लोगों का, और वो अलग अलग जगह मान्य होते थे। फिर 1993 में पहली बार मॉलिक्यूलर वाला आया और उसने ऐसा क्लासिफिकेशन दिया। पहले तो लोग अमेज थे कि क्या हुआ कि वो क्लासिफिकेशन माना जाए कि नहीं माना जाए, पर अदर जो हमारे प्लांट डीएनए में जितने भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल, प्लास्टिड और न्यूक्लियर, हर डीएनए के रीजन को जब यूटिलाइज करा गया तो सेम ही रिजल्ट आ रहा था बार बार। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट का एक ग्रुप बना, वो ये हुए कि हम क्या करेंगे, एक अपडेटेड क्लासिफिकेशन देंगे जिसको हम एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप का नाम दिया गया, और पहला 1998 में ये पब्लिश हुआ। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में 462 फ्लावरिंग प्लांट फैमिली दी थी। तो पॉइंट नंबर 1, एपीजी फर्स्ट में 462 फ्लावरिंग प्लांट फैमिली दी गई थी, जिनको 40 ऑर्डर में रखा गया था। ये सारे देखो ऑर्डर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो पूरा आप देखेंगे 40 ऑर्डर हैं। और इन ऑर्डर्स को कुछ हायर जो है मोनोफाइलेटिक हायर ग्रुप्स में रखा गया था। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंजियोस्पर्म है, देखो आप काउंट करोगे, मान लो एंजियोस्पर्म हो गया, मोनोकॉट है, यूडाइकॉट है, कोर यूडाइकॉट है, इनको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। सारे एंजियोस्पर्म को 10
मोनोफाइलेटिक इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स में डिवीजन कर दिया गया था, जिसके अंदर हर ऑर्डर के अंदर 462 फैमिलीज रखी गई थी। मैंने बोला कौन कौन से वो 10 इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स है, तो आप क्या बोलेंगे, मोनोकॉट, कम्युनोइड्स, यूडाइकॉट्स, कोर यूडाइकॉट्स, रोजिट जिसके अंदर यूरोजिट और यूरोजिट फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं, और एस्ट्रिड जिसके अंदर यूएस्ट्रिड फर्स्ट और यूएस्ट्रिड सेकंड आते हैं। और इन्हीं ऑर्डर्स के अंदर जो है मतलब इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स के अंदर कई सारे फैमिलीज रखे गए थे जिनको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। देखो जिनको ऑर्डर दिया गया है इस क्लासिफिकेशन में, उनको ये माना गया कि वो मोनोफाइलेटिक है, मतलब वो एक ही स्टॉक से इवॉल्व हुए हैं, और जिनको नहीं दिया गया उनका पोजीशन क्या था, अनसर्टेन था कि कहाँ रखा जाए। तो आप अगर देखोगे जो अनप्लेस्ड वो हैं, स्टार्टिंग में 12 फैमिलीज हैं जो अनप्लेस्ड हैं। तो इन द बिगनिंग देयर आर 12 फैमिलीज, 45 अनप्लेस्ड फैमिलीज हैं इन इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर। मतलब इनके अंदर आप जाओगे, अगर पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें 45 अनप्लेस्ड फैमिली हैं। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के लास्ट में जो है, मैं इसका पेपर का लिंक भेज दूंगा आपका, एपीजी फर्स्ट, एपीजी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। जो लास्ट में क्लासिफिकेशन दिया गया है कि 12 स्टार्टिंग में, 45 अंदर और 25 लास्ट में, टोटल इसमें 82 अनप्लेस्ड फैमिली थी जिनका पोजीशन पता नहीं कर पाया आईपीजी, ठीक है, क्योंकि उस समय पे उतने डेटा एग्जिस्ट नहीं करते थे। और यहाँ पे एक था कि यहाँ पे ब्रैकेटिंग सिस्टम वो लाया गया था फैमिलीज के लिए। मतलब ऐसा होता था ना, जैसे मालवेसी है, आज हम जानते हैं मालवेसी एक फैमिली है उसके अंदर, लेकिन ये जो आप पढ़ते हैं टिलिएसी, ठीक है, ये सब टिलिएसी, स्टरकुलेसी, पहले ये सब फैमिलीज थी। तो एपीजी फर्स्ट में उन्होंने क्या करा कि उसको ऑप्शन के रूप में रख दिया ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे मालवेसी है उसके आगे ब्रैकेट लगा के लिख देते थे टिलिएसी एन, ये मतलब अगर आपको एक फैमिली मान ली हो तो उसको आप मालवेसी मान सकते हो, नहीं तो उनको अलग अलग फैमिलीज के तरीके से ट्रीट कर सकते थे। तो इसे ब्रैकेटिंग सिस्टम बोलते थे, जो कि इसमें था, ठीक। ये मैंने इसको लिखा है कि इट इज अ सिस्टम टू इंडिकेट दैट दोज हु विश टू रिकॉग्नाइज सम एडिशनल मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स में कंटिन्यू टू डू सो एंड स्टिल यूज द एपीजी सिस्टम। क्योंकि इसे कन्वीनियंट बनाया जा रहा था कि लोगों में एपीजी पॉपुलर हो, इसीलिए वो वहां पे रखा गया है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या सीखा एपीजी फर्स्ट में कि टोटल देयर वर 40 मोनोफाइलेटिक ऑर्डर और उनसे हायर में 10 मोनोफाइलेटिक इनफॉर्मल हायर ग्रुप बनाए गए थे, और जिसके अंदर पूरा का पूरा 462 फैमिली ट्रीट करा गया था। और इन 462 में से 82 जो है उनके पोजीशन आईपीजी उस समय पता नहीं था, जिसको स्टार्टिंग में 12 फैमिलीज थी और 45 अंदर था इन ऑर्डर्स के अंदर कहीं ना कहीं, और 25 फैमिली लास्ट में थी। तो आपसे कोई पूछे एपीजी के फर्स्ट का जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था उसके मेन हाइलाइट्स, तो आप क्या बोलोगे, इसमें 40 मोनोफाइलेटिक ऑर्डर थे, 462 फैमिलीज, 10 इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स जो मैंने बताया आपसे, और 82 जो है अनप्लेस्ड फैमिली थी। इसमें ब्रैकेटिंग सिस्टम का यूज करा जाता था। तो ये सब था, ठीक है। अब हम आते हैं एपीजी सेकंड में, देखते हैं क्या चेंजेस हुए एपीजी सेकंड में, जो कि 2003 में पब्लिश हुआ था, ठीक। इसके पेपर का टाइटल यही था, एन अपडेट ऑफ द एंजियोस्पर्म पार्लियामेंट्री ग्रुप क्लासिफिकेशन फॉर द ऑर्डर्स एंड फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे तो वही है, इसके पहले का टाइटल अलग था एपीजी फर्स्ट का, एन ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद सबके टाइटल सेम थे, ठीक है। अब 2003 की मुख्य बातें हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो था, जैसा कि आपने देखा था 40 मोनोफाइलेटिक ऑर्डर थे एपीजी फर्स्ट में, यहाँ पे 5 और बढ़ा दिया गया। तो एपीजी सेकंड की मुख्य बातें क्या है, यहाँ पे 40 की जगह कितने ऑर्डर थे, 45। अब अनप्लेस्ड फैमिली मैंने आपको बताया कि एपीजी फर्स्ट में कितना था, 82, यहाँ पे कितना रह गया रिड्यूस करके केवल 48 एपीजी सेकंड में। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। और यहाँ पे 4 जो शुरुआत के ऑर्डर थे उसे एडजस्ट कर दिया गया मैग्नोलिट्स के अंदर। तो मैंने बताया ना शुरुआत में भी कुछ ऑर्डर्स थे, आप देखेंगे कुछ ऑर्डर्स थे शुरुआत में, अगर आप ये देखिए सेरेटोफेज, लारेज, मैग्नोलियस, पिपरेज, ऐसे कई सारे इसमें ऑर्डर थे शुरुआत में। तो उसमें से 4 ऑर्डर को निकाल के एक नया ग्रुप बना दिया गया, कौन सा, मैग्नोलिट्स। मैग्नोलिट्स क्या ग्रुप बना, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जो इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स थे, 10 इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स, जैसे कि मोनोकॉट्स, यूडाइकॉट्स, कोर यूडाइकॉट्स, रोजिस एट्रिट, ऐसे एक मैग्नोलिट्स बना,
ठीक। तो अभी इसमें 2 ही अनप्लेस्ड ऑर्डर रह गए बिगिनिंग में, 4 मूव कर दिए गए और 2 अनप्लेस्ड रह गए। और इसमें टोटल कितने थे, 457 फैमिली रिकॉग्नाइज हुई। पहले में कितनी फैमिली थी, मैंने बोला 462, इसमें कितनी फैमिलीज बची, 457। ठीक। अब अनप्लेस्ड फैमिलीज की बात कर लेते हैं। तो जो एपीजी फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि 12 फैमिलीज अनप्लेस्ड थी शुरुआत में, तो यहाँ पे 4 बची इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और इनफॉर्मल जो हायर ग्रुप्स थे 10 उसमें, अब यहाँ पे क्योंकि 11 हो गए, तो यहाँ पे जो कि उसमें 45 था एपीजी फर्स्ट में, यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर 33 अनप्लेस्ड फैमिली बची। और जो अनसर्टेन फैमिलीज हैं इंड में, वो केवल 11 बची, जो कि एपीजी फर्स्ट में कितना था, 25। तो टोटल जो आपने देखा था इसमें टोटल 82 अनप्लेस्ड फैमिली थी, यहाँ पे कितना बचा आपका, टोटल 48 ही। तो आप देख सकते हैं कहाँ 82 कहाँ 48, मतलब धीरे धीरे इतने ईयर्स में, जो 4-5 साल का गैप था, इसमें कई लोगों ने अपना पॉइंट्स रखा, रिसर्चेस करे, उन्होंने बताया कि हाँ इस फैमिलीज को हम यहाँ पे प्लेस्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रैकेटिंग सिस्टम था वो यहाँ तक चल रहा था आपका। ठीक है, इन्होंने और एक्सपेंड कर दिया इसके यूज को। तो यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप्स कितने हो गए, 10 के जगह 11, क्योंकि एक मैग्नोलिड जो है वो ग्रुप यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ, जिसमें शुरुआत के 4 ऑर्डर डाल दिए गए। और देखो टैक्सा कुछ थे इसमें और कुछ अनसर्टेन पोजीशन वाले, वो यहाँ पे नीचे लिखे थे, जिनका वो था कुछ जेनरा जो हैं जिनको कहीं भी डाल नहीं पाए थे वो किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो यहाँ पे लास्ट में दिया गया था। तो देयर वर आल्सो टैक्सा ऑफ uncertain position which were given in the end of this classification system। ठीक। अब एपीजी सेकेंड का ये है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एपीजी फर्स्ट का ये दिखाया था, ये वाला कि कैसे ये इसका ट्री बन रहा था, इसको ट्री बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, फाइलोजेनेटिक ट्री से ही बोलते हैं। ठीक है, एपीजी फर्स्ट का फाइलोजेनेटिक ट्री है और ये क्या है, एपीजी सेकेंड का फाइलोजेनेटिक ट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपके अंदर की कहानी आपको मैंने बता दिया है। ठीक, कौन कौन से हैं, ये देखो मोनोकॉट्स, ये इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पहले ही थे, एक इसमें क्या हुआ, मैग्नोलिड से क्या हुआ, न्यू आया इनफॉर्मल हायर ग्रुप। बाकी मैंने अंदर का बता दिया कि फैमिली के साथ क्या हुआ, ऑर्डर के साथ क्या हुआ, वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी, चेंजेस हुए कितने। अब देखो एपीजी फर्स्ट में मैंने बताया ब्रैकेटिंग फैमिलीज का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पारना सीएसी दिया हुआ है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्लस ल्यूपुलो पिटेलेसी, मतलब आपका मन करे आप इसी फैमिली में इसके फैमिलीज के इस जो प्लस का है इसके अंदर जो मेंबर्स है आप इसको पारना सीएसी में ही ट्रीट कर सकते हैं, या आपका मन करे तो इनके मेंबर को आप अलग कर सकते हैं। तो इसको क्या हम बोलते हैं, ब्रैकेटिंग सिस्टम, जो कि एपीजी फर्स्ट में था। ऐसे एपीजी सेकेंड का जब आप रिसर्च आर्टिकल खोलेंगे तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बना है निसेसी, तो यह क्या दे रहा है, ये भी यहाँ पे ब्रैकेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो एपीजी सेकेंड का ये था। अब हम जाते हैं एपीजी थर्ड पे, 2009 में जो पब्लिश हुआ था, टाइटल वही था इसके पेपर का भी। यहाँ पे जो है कि जैसे एपीजी सेकेंड में 45, पहले 40 ऑर्डर था, फिर 45 हुआ एपीजी सेकेंड में, एपीजी थर्ड में 45 रहा, तो लेकिन यहाँ पे 14 नए ऑर्डर बनाए गए। तो अब एपीजी थर्ड में आपके टोटल 59 ऑर्डर्स हो गए। एपीजी थर्ड ने 413 फैमिलीज रिकॉग्नाइज करी, जो कि पिछले वाले सिस्टम से अगर आप एपीजी सेकेंड देखिए तो उसमें 457 थी, मतलब फैमिली का नंबर इन्होंने कम कर दिया, ऑर्डर का नंबर बढ़ा दिया। 44 जो थी 55 ब्रैकेटेड फैमिलीज का, उसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। 20 फैमिलीज को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। 21 फैमिली को एपीजी थर्ड सिस्टम में ऐड किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 44 प्लस 20 64 फैमिलीज जो हैं एपीजी थर्ड से डिलीट करी गई और 21 नए फैमिली को बनाया गया। तो 64 डिलीट करा गया, 21 बनाया गया। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना हुआ, ओवरऑल 43 फैमिली जो है उसे डिलीट किया गया, मतलब नेट अगर हम बात करें नेट, वैसे तो 64 डिलीट करा गया क्योंकि 21 बने भी हैं, तो टोटल 43 फैमिली कम हो गए, इसलिए फैमिली यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, 457 से 413 आ गई। और यहाँ पे जो है जो फैमिलीज हैं, जो अनप्लेस्ड फैमिलीज हैं, अब मैंने आपको बताया एपीजी सेकेंड में 48 अनप्लेस्ड फैमिलीज थी, यहाँ पे एपीजी थर्ड में कितना बचा, 10।
तो धीरे धीरे हमारा क्लासिफिकेशन स्टेबल हो रहा था। और यहाँ पे एक चेंज ये हुआ कि जो आपने मैंने बताया यूरोजिस फर्स्ट और यूरोजिस सेकेंड है किसमें, रोजिट्स वाले में, और यू एस्ट्रिड और यू एस्ट्रिड सेकेंड था किसमें, एस्ट्रिड वाले में। इसका नाम बदल के यूरोजिस फर्स्ट को फैबिट्स रख दिया गया, यूरोजिस सेकेंड को मालविट्स रख दिया गया, यू एस्ट्रिड्स को लैमिट्स रख दिया गया, और यू एस्ट्रिड सेकेंड को कैम्पानोलिड्स रख गया। ये इसलिए आ रहा था ताकि हम जान सकें, जैसे फैबिट्स है तो फैबेसी इंडिकेट कर रहा है, मालविट्स है तो मालवेसी इंडिकेट कर रहा है, लैमिट्स है तो लैमिएसी इंडिकेट कर रहा है, कैम्पानोलिड्स है तो कैम्पानोलेसी इंडिकेट कर रहा है, ताकि हम उस ग्रुप का नाम पढ़ें तो हमें ये समझ में आए हाँ इसमें कौन कौन सी फैमिलीज हैं। ठीक है, तो एपीजी थर्ड का ये था आउटलाइन, क्या इसमें चेंजेस आए यूपीजी सेकेंड सिस्टम से, और ये है इसका क्लासिफिकेशन। देखो पूरे एंजियोस्पर्म को ये मैंने बॉटम अप कर दिया गया है, किसमें डिवाइड करा गया, कुछ यहाँ पे बेसल एंजियोस्पर्म में जिसको हम एना ग्रुप बोलते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। पहले इसको अनीटा ग्रुप बोला जाता था, अनीटा आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एपीजी फर्स्ट में इसको एनीटा ग्रुप बोला जाता था बेसल एंजियोस्पर्म को, और यहाँ पे वो एना ग्रुप बोलने लगेगा। और फिर देखो पूरे फ्लावरिंग प्लांट्स को पहले बेसल एंजियोस्पर्म में डिवाइड करा गया, आप हमेशा से बोलेंगे ये क्या है, बेसल एंजियोस्पर्म, और इसमें एक बड़ा ग्रुप है आपका। फिर उसके बाद मैग्नोलिड्स हैं जिसमें पिपरेल्स, कैनलेस, मैग्नोलिड्स और लॉरेल्स आता है। फिर कमिलिड्स वाला ग्रुप है जिसके अंदर आपका कमिलिड, पोएल्स, ये सब सारे आते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, मोनोकॉट्स वाला ग्रुप है। ठीक, और फिर उसके बाद आते हैं कुछ बेसल जो यू डाइकॉट्स के सिस्टर थे, और यू डाइकॉट्स में फिर आते हैं कोर यू डाइकॉट्स, जो कोर यू डाइकॉट्स, कोर यू डाइकॉट्स को फर्दर डिवाइड करा गया किसमें, रोजिट्स में और एस्ट्रिड्स में। और मैंने आपको बताया जो यहाँ पे यूरोजिट फर्स्ट था उसका नाम फैबिट्स पड़ गया, जो यूरोजिट सेकेंड था उसका नाम मालविट्स पड़ गया, और जो यू एस्ट्रिड फर्स्ट था उसका नाम लैमिट्स पड़ गया, और जो यू एस्ट्रिड सेकेंड था उसका नाम कैम्पोलिड्स पड़ गया। तो ये क्या था आपका एपीजी थर्ड का, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब एपीजी 4 पे आते हैं, जो मैंने बताया लास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि आपका 2016 में पब्लिश हुआ था। इसका टाइटल वही का वही है, और हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। देखो टोटल जो नंबर हैं ऑर्डर्स का और फैमिलीज का एपीजी सिस्टम जो है वो 64 हो गए इसमें एपीजी 4 में। एपीजी थर्ड में कितना दिया गया था, 59, उससे इंक्रीज होकर 64। तो देखो ऑर्डर्स बढ़ने लगे ताकि जो अनप्लेस्ड फैमिली है उसको सेट किया जा सके, और यहाँ पे 416 फैमिलीज आई, जो कि एपीजी थर्ड में कितना था, 413। तो यहाँ पे 3 मोर फैमिलीज यहाँ पे डाला गया, और यहाँ पे 2 एडिशनल इनफॉर्मल हायर ग्रुप्स का वो नाम रखा गया, सुपर रोजिट्स, सुपर एट्सिड। सुपर का मतलब ऊपर, अभी आपने देखा था कोर यू डाइकॉट्स को डायरेक्टली रोजिट्स और एट्सिड में डिवाइड करा गया था, पर अब उसके पहले भी ऊपर एक ग्रुप बनाया गया सुपर रोजिट्स और सुपर एट्सिड। तो टोटल जो इनफॉर्मल ग्रुप थे 11 थे, अभी क्या हुआ वो टोटल 12 इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गए। इसमें अनप्लेस्ड फैमिली 0 थी और अनप्लेस्ड जनरा 8 है, जो कि यहाँ पे आपके लिखे गए हैं, क्लासिफिकेशन के एंड में दिया गया था। ये है आपका क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म को मैंने बोला मैग्नोलिड्स और कमिलिड्स में, ये मान लो इधर बेसल कुछ एंजियोस्पर्म है, देखो एना ग्रुप, फिर मैग्नोलिड्स आते हैं, फिर मोनोकॉट्स हैं जिनमें एक हायर ग्रुप है, मतलब मोनोफाइलेटिक ग्रुप जिनको कमिलिड्स बोला जाता था, पोएस वगैरह, लिएस वगैरह आपके सभी इसी में है। फिर यू डाइकॉट्स है, यू डाइकॉट में कुछ बेसल यू डाइकॉट्स है, और फिर इसको हम 2 भागों में बांट दिए गए, सुपर एट्सिड और सुपर रोजिट्स। सुपर रोजिट्स के अंदर फिर क्या आ गया, क्या कुछ जैसे सेक्सीफ्रैगिल्स, इसको अलग कर दिया गया, सिस्टर कर दिया गया रोजिट्स का, और फिर रोजिट्स बने जिसके अंदर फैबिट्स और मालविट्स हैं। फिर सुपर एट्सिड्स के अंदर भी कुछ ऑर्डर्स हैं जैसे बर्बेरिडेल्स, सेंटालेस, इनको इनका सिस्टर बनाया गया एसिड्स का। और फिर एसिड वाला मेन ग्रुप आता है जिसमें 2 ग्रुप है, कैम्पोलिड्स और लैमिट्स। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर 1 2 3 4 5 6, फिर इधर आ जाओ 7 8 9 10 11 12, ये 12 हायर इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एपीजी। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी, आपको इसमें नोट करना है कि एपीजी क्लासिफिकेशन आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको बताया कि डी मॉर्फोलॉजी थी पहले, फिर डीएनए से हमें एविडेंसेस मिलने लगे, फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड करा कि हम यूज़ करेंगे
डीएनए का, और वो मॉर्फोलॉजी के साथ में यूज़ करा जाता था, ऐसा नहीं कि उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। तो ये था एपीजी 1998 में पहला पब्लिश हुआ, फिर 2003 में, फिर 2009 में, फिर 2016 में। और मैंने आपको हाइलाइट्स बताए एपीजी फर्स्ट के, एपीजी सेकंड के, एपीजी थर्ड के, और फिर लास्ट में आपको एपीजी 4 का बताया। ठीक है, तो ये था आपका, ये है आपका लास्ट में एपीजी 4 का फाइलोजेनेटिक ट्री। होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्यों बना, कैसे हुआ, कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं, क्या चेंजेस है, यही आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। तो ये रेफरेंसेस है, मैंने चारों पेपर का यूज़ करा इसमें। एपीजी फर्स्ट जो कि पब्लिश हुआ था 98 में, फिर 2003 में, 2009, 2016 में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ला रहा हूँ जो कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर दे। आप देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।